नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने यह भाषा विचार के एक भाग को कंप्लीट किया हुआ है। यानी कि देखते जा रहे भाषा को लेकर, ये भाषा एक दूसरे तक भावों को पहुंचाने का यह जो काम करती है, यानी कि जैसे यहाँ दिया गया है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं। मुख्य दो भेद हमने देखे थे, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, उसके बाद हमारी चर्चा हुई थी कि मौखिक भाषा जो है वो सबसे पहले आई हुई थी, क्योंकि मनुष्य ने पहले बोलना सीखा। उसके आधार पर हम वार्तालाप, काव्य, समाचार वगैरह है वो पढ़ते हैं, बोलते हैं। तो यह क्या हुआ, मौखिक भाषा के रूप में भाषा को देखते हैं। फिर हमने देखा था लिखित भाषा के रूप में। मौखिक के बहुत समय बाद लिखित भाषा आई, जो पत्र, समाचार, कहानी, SMS, ईमेल आदि जगहों पर प्रयोग की जाती है, वो लिखित भाषा। फिर भाषा को भी अलग अलग तरीके से हम जानते समझते हैं। कौन सा? 3 जैसे कि दिया है यहाँ पर। एक मातृभाषा, कि मातृ यानी कि माँ के द्वारा प्राप्त की गई भाषा, तो मातृभाषा। फिर राष्ट्रभाषा, जो राष्ट्र के अधिकतर लोग बोलते हो, तो राष्ट्रभाषा, जो कि हमारे भारत में 70% लोग बोलते हैं, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हुई। ठीक है। फिर राजभाषा को लेकर हमने बात की हुई थी। क्या बताया था कि राजभाषा यानी राजकाज की, ऑफिस के कामकाज के लिए जो प्रयोग होता है कार्यालयों में, वो राजकाज की। और इसमें अंग्रेजी, हिंदी दोनों को राजकाज की भाषा के रूप में यानी कि राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। और हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया था, तब से है। ठीक है। फिर देखा था संपर्क भाषा, कि जो ज़्यादा बोली जाती है वो संपर्क भाषा। तो भारत की संपर्क भाषा हिंदी और विश्व की अंग्रेजी है। ठीक है। फिर देखा था कि हमारे भारत में कुल मिलाकर कितना 22 भाषाओं को मान्यता है वो मिली हुई है। फिर मानक भाषा को लेकर भी बात की थी कि जिस भाषा में जो शब्द रहते हैं, पर उनमें से मान्य शब्द कौन कौन से होते हैं, ये अमानक, ये मानक शब्द दोनों यहाँ पर इस प्रकार दिए हुए हैं उदाहरण के रूप में। ठीक है। तो यह बात हुई थी। इसके बाद हिंदी भाषा की विशेषताएं जो है उसे लेकर हमने बात की हुई थी। कई सारे पॉइंट्स को लेकर है हमने हिंदी भाषा की विशेषता है वो देखी गई थी, कि राजभाषा है, संपर्क भाषा है, अधिकतर अनेक राज्यों की मातृभाषा है। इसके अलावा विदेशों में भी हिंदी बोली जाती है। एक वैज्ञानिक तौर पर भी हिंदी है, उसे मान्यता प्राप्त है। फिर शब्द भंडार भी ज़्यादा है, विश्व की भाषा भी बन सकती है। तो इस तरह अलग अलग कई पॉइंट को लेकर, मुद्दों को लेकर हमने हिंदी के बारे में चर्चा की हुई थी। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट था। अब हमें आगे आज का वीडियो देखना और भाषा के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलो। तो उसमें सबसे पहले बात करें तो जैसे कि हमने हिंदी को राष्ट्रीय तौर पर देखा, तो इस तरह कहाँ कहाँ पर हिंदी है उसको मानक वर्तनी के रूप में क्या हम यहाँ अभी देख रहे, जैसे कि यहाँ दिया गया है, मैंने कहा उस अनुसार केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार मानक वर्तनी, यानी केंद्र में हिंदी के लिए जिस प्रकार मान्यता दी गई कि यही लिखना है, ऐसा लिखना है, इस तरह से लिखना है या नहीं लिखना है, तो उनके मुख्य पॉइंट है, मुद्दे जो यहाँ पर दिए गए मानक वर्तनी संबंधी। ठीक है, तो भी देख लेते जल्दी से। एक तो रू, लू और लू, उनका प्रयोग हिंदी में न होने के कारण वर्णमाला में स्थान नहीं मिला। इन तीनों वर्णों को अधिकतर हम संस्कृत में देखते हैं, पर यहाँ हिंदी में उनको स्थान नहीं है। ठीक है, तो यह गलती से भी कहीं लिखना नहीं है। फिर क्या कहा, संयुक्त वर्ण पाई हटाकर घुंडी को आधा कर हरंद लगाकर बनाए जाते, जैसे कि बच्चा, तो ये च जो है तो उसमें यह जो है वो पाई कही जाती है,
ऊभी लाइन जो बनाते हैं ना वो, तो जब डबल लिखना होता है तो उनकी पाई हटा देनी है और फिर जोड़ देना है, तो ये डबल च हो जाएगा। ठीक है, जैसे पक्का है, फिर चिन्ह है कि यदि ऐसा पाई वाला हो, खड़ी पाई वाला च जैसे लिखा था तो पाई हटा देनी है, और घुंडी वाला हो तो घुंडी को आधा कर देना, जैसे क इस तरह पूरा लिखा जाता है तो उनकी घुंडी यानी कि पीछे वाली गोलाई है वो निकाल देनी, तो यहाँ तक रहेगा तो यह क होगा। जिस प्रकार यदि इस तरह से हो तो उसमें क्या है, हलंत कर देना, यानी नीचे जो लाइन बनाई है, खोड़ा हम बोलते हैं ना आधा, तो हलंत कहा जाएगा। तो नीचे हलंत लगा कर भी संयुक्त वर्ण बनाए जाते हैं, तो यह भी ध्यान रखना है हमें। फिर क्या, विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों के पृथक तथा सर्वनाम शब्दों से मिलाकर लिखे जाएंगे। कि विभक्ति चिन्ह जो है वो कब, जब नाम के साथ को, का, के, की वगैरह लगाते हैं तो अलग लगाया जाता है। जैसे यहाँ देखा है राम को, तो को है वो अलग है। जब कोई सर्वनाम हो कि उसने, उसको, उसकी, तो वहाँ पर को, का, के, की जो है वो साथ में आएगी, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसमें स्पेस यानी कि जगह नहीं रहेगी। तो यह बात भी ध्यान में रखनी, संज्ञा में जगह रहेगी, सर्वनाम में जगह नहीं रहेगी। इसके बाद संयुक्त क्रियाएं पृथक लिखी जाती है। पढ़ चुका है तो पढ़ चुका वो अलग अलग लिखा जाता है, साथ में नहीं। ठीक है, अव्यय पृथक लिखे जाएंगे, उनके साथ, यहाँ तक तो वहाँ तक। ठीक है, तो ये अव्यय कहे जाएंगे, तो उसको पृथक यानी कि अलग लिखे जाते, साथ में नहीं लिखे जाते। तो यह बात को दिमाग में उतार लेनी। ये यहाँ लिखी हुई बातों को हम ध्यान से समझेंगे ना, तो हम भाषा की जो भूलें करते हैं ना, गलतियाँ उसमें रहती है, अधिकतर कम हो जाएगी यदि इतना पता होगा ना यहाँ दिया गया। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिएगा कि हमारे बार बार मार्क कट रहे, भाषा क्या भूल हो रही है, तो यहाँ पर दिया गया समझोगे तो भाषा सुधर जाएगी। फिर देखते हैं श्री जी आदि भी अलग लिखे जाएंगे, जैसे कि श्री वर्मा, ये तो वर्मा जी, श्री आता और जी आता हो, तो ये दोनों ही है वो अलग लिखे जाएंगे। ठीक है, सुनते जाओगे तो भी बहुत सारा समझ में आएगा, पर इसके बाद भी याद रखना होगा। आगे क्रिया विशेषण आदि अव्यय में य वह की जगह स्वरात्मक प्रयोग किए जाते, जैसे नहीं का इस प्रकार नहीं, हुआ का हुआ। ठीक है, य और वह जो है, यानी कि यहाँ पर य और यहाँ पर वह जो है, उसका क्रिया विशेषण में प्रयोग हो तब स्वर के अनुसार, यानी कि स्वर की मात्रा है। देखो यहाँ है ना स्वर, व्यंजन नहीं, य व्यंजन है, ई है वो स्वर है, वो तो पता है, समझ जाओगे। य व्यंजन है और ई स्वर है, तो स्वरात्मक का है। ठीक है, स्वर आना चाहिए। फिर किए, आए, नहीं, हुआ आदि मानक रूप है, यानी कि स्वर पीछे आने चाहिए, व्यंजन नहीं। ठीक है, तो मान्यता प्राप्त है इन्हें। फिर यह शब्द का मूल रूप तत्व हो वहाँ यही रहेगा, यह भी देखना है कि यह आता हो तो फिर यह ही रहेगा। अब यही भाव, स्थायी, दायित्व, फिर वहाँ पर ये जो स्वर का ई है वो नहीं आएगा, वो वहाँ पर तो इस प्रकार यह ही आएगा। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है, कहीं पर भी स्वर ही नहीं लिख देना है। फिर दिया गया है संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमाक्षर के स्थान पर एक तो अनुस्वार रहता है, फिर है अनुस्वार व अनुनासिक, दोनों चिन्ह प्रयोग में आएंगे। शिरोरेखा के ऊपर जहाँ मात्रा व चंद्र बिंदु दोनों के लिए स्थान अभाव होता है, ये तो वहाँ बिंदु लगाया जा सकता है। जैसे मैं, तो उसमें यह इस तरह तो हम लिख नहीं पाएंगे क्योंकि ऊपर मात्रा आई हुई, इसलिए मैं हम कैसे लिखते, इस तरह। ठीक है, और मात्रा न हो और अनुस्वार आता हो, जैसे कि माँ लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें मात्रा ऊपर नहीं आती तो हम कैसे लिखते, ऐसे लिखते हैं ना माँ, तो उसमें सिर्फ अनुस्वार नहीं करते।
ठीक है, उसमें क्या करते हैं, चंद्र बिंदी लगाते हैं। तो यह बात यहाँ पर कही गई। मैं हो तो उसमें सिर्फ अनुस्वार आएगा और माँ है तो दोनों रहेगा। तो यह बात अनुस्वार और चंद्र बिंदी को लेकर हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद क, ख, ग, घ, ज, घ नहीं सॉरी ज और फ, इतने जो है उसके देखा, ध्यान से देखना, सिर्फ क नहीं है, उसके नीचे नीचे जो डॉट किया हुआ है। तो ऐसी कुछ ध्वनियाँ हिंदी उच्चारण में परिवर्तित हो गई। केवल झ और फ अभी प्रयोग में है, और अरबी, फारसी, अंग्रेजी मूल के शब्दों में इनका प्रयोग होता है। कौन सा? अब ये दो ही बचे हैं, इनका प्रयोग है वो निकल गया है। क डॉट वाला, ख और ग, इनका प्रयोग हम नहीं करते। ज और फ, वो भी कहाँ पर? अरबी, फारसी और अंग्रेजी मूल के शब्द हो वहाँ पर ज और फ का प्रयोग हम करते हैं। ये तो करना है तो ही सही रहेगा, नहीं तो गलत। इसके बाद कुछ शब्द दोनों रूपों में मानक है, जैसे सर्दी, सर्दी, गर्दन, गर्दन। कुछ ऐसे भी शब्द है कि दोनों तरह से लिखे जाते हैं, रेफ भी आता है और र भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है सर्दी, तो यहाँ रेफ किया हुआ है पहले वाले में, दूसरे वाले में र पूरा लिखा हुआ है। खास तौर पर तो र के लिए इस प्रकार मिलेगा। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है। इसके बाद शब्द के अंत का हलंत हिंदी में लुप्त हो चुका है, जैसे विद्वान, महान, परिषद, संसद आदि। अंत में, यानी कि हम अधिकतर संस्कृत की बात करें तो महान ऐसे लिखते, अंत में ऐसे हलंत करते हैं, नीचे ऐसे आधा करते हैं। तो यह हिंदी में रहा नहीं है, यहाँ पर सभी में निकल गया है। ठीक है, तो हलंत अंत में नहीं रहेगा, बीच में आता हो, इस तरह यहाँ दिया गया, जैसे विद्वान में दिया है बीच में तो आएगा, ये अंत में कहीं पर भी नहीं आएगा। ठीक है, वो ध्यान रखना है। फिर क्या कहा, तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्वमूलक व्यंजन लुप्त हो गया है, जैसे अर्ध, तत्व, यानी कि एक ही वर्ण है, यानी कि तो जो है, यहाँ उदाहरण ले तो 3 बार आ रहा हो, यानी कि कोई एक वर्ण जो हो वो 3 बार आ रहा हो, तब तीसरी बार लिखने की ज़रूरत नहीं, 2 बार, एक बार पूरा और एक बार आधा। ठीक है, यहाँ जैसे लिखा है यहाँ तत्व, तो यह बात ध्यान रखनी है। फिर आगे, तत्सम शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। ये तत्सम यानी कि पहले तो वो समझ लो थोड़ा कि संस्कृत के शब्द को हम ज्यों के त्यों है हिंदी में रखते हैं तो तत्सम कहे जाएंगे, और उसको बदल देते हैं, हिंदी बना देते हैं तो तद्भव हो जाते हैं। तो जब संस्कृत के वही रखते हैं तो ये अनुस्वार विसर्ग वाला रहेगा, जबकि हिंदी में लिखेंगे तो विसर्ग की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखना है। फिर क्या, पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, दौड़ कर, पढ़ कर, चल कर, फेंक कर। तो कर जहाँ पर भी आता है तो क्रिया के साथ ही रहेगा। ठीक है, अलग नहीं लिखा जाएगा। तो वैसे बहुत सारी बातें दी गई है, इन सभी का ध्यान हम रख पाएंगे तो भाषा की गलतियाँ है वो निकाल पाएंगे। दिया ही है यहाँ, ध्यान से एक बार देख लेना, पढ़ लेना, वो आसान हो जाएगा। और भाषा जिसे सीखनी है, समझनी है, उनके लिए तो यह ज़रूरी रहेगा, नहीं तो फिर पटकाते रहोगे, नीचे ही गिरते रहोगे। इसके बाद क्या दिया गया है कि हिंदी जगत की विशेष उपलब्धियाँ कौन कौन सी हासिल की हुई हिंदी जगत ने, कि एक तो दोहा कोश की सबसे पहले हिंदी में रचना हुई, फिर देवनागरी लिपि का जन्म हुआ, फिर दादा साहेब फाल्के द्वारा हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण हुआ, वो भी हिंदी में था इसलिए। फिर उदंड मार्तंड, वो भी सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र है।
फिर रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास भी सबसे पहले हिंदी में लिखा गया। टाइपराइटर हिंदी का जन्म। फिर आलमारा बोलती फिल्म जो है वो भी हिंदी में आविष्कार हुई। हिंदी भारत की राजभाषा बनी। तो इस प्रकार हिंदी ने बहुत उपलब्धि हासिल की हुई है। ठीक है। इसके बाद भी यहाँ एक भाग दिया गया है बोली को लेकर भी, और फिर है उपभाषा। तो उसमें भी हालांकि देखें ये थोड़ा कुछ समझने की बात है, ज़्यादा है नहीं। यहाँ पर ही मैं आपको सीधा ले जाऊँ तो भाषा और लिपि जो होती है उन सभी में अलग अलग तरीके से पाई जाती है। सीधा हम यहाँ लिपि में चलते हैं। लिपि क्या होती है? ठीक है। लिपि यानी क्या होता है? लिपना यानी क्या? व्याख्या से देखें तो उच्चारित ध्वनि को लिखने की विधि लिपि कही जाती है। उच्चारित यानी कि हम जो बोलते हैं उसे लिखने का रूप होता है, वो लिपि होता है। जैसे यहाँ कई भाषाएं है उनकी लिपि दी गई है। मराठी की, कश्मीरी की, कोंकणी, नेपाली, संताली, बोडो, उन सभी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है। हिंदी भी देवनागरी है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीस और रोमन है। फिर उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, उनकी अलग अलग। उर्दू की फारसी है, पंजाबी की गुरुमुखी, बांग्ला की बांग्ला लिपि। तो ये हर एक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। क्या विशेषता है यह भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देवनागरी की क्या विशेषता है? यानी कि हिंदी है, गुजराती है, संस्कृत है, वो सभी देवनागरी लिपि से बनी हुई है। तो उनकी क्या विशेषता है कि देवनागरी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। देखो कैसी विशेषता है कि एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है, क्योंकि प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। क तो क ही रहेगा, दूसरा नहीं बनेगा, जबकि बाकी भाषाओं में अलग हो सकते हैं। फिर लेखन व मुद्रण में एक रूपता बनी हुई है। जैसे रोमन, अरबी, फारसी में हस्तलिखित तथा मुद्रित रूप अलग अलग होते हैं कि लिखे हुए हाथों से लिखना और प्रिंट करना दोनों में अलग अलग अक्षर मिलते हैं, जबकि देवनागरी में लिखा हुआ और प्रिंट किया हुआ दोनों एक ही रहता है। फिर देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि इस तरह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि फारसी दाईं से बाईं ओर, फारसी इस तरह लिखी जाती है। तो यह भी एक बात है। फिर लिपि चिन्हों के नाम व ध्वनि में एक रूपता कि जो चिन्ह दिए एक रूपता। रोमन में एक रूपता नहीं, सी है परंतु उसको क उच्चार होता जाता है। जैसे CAT तो है सी, पर हम केट बोलते हैं ना, यानी उनका उच्चार क्या होता है? क। वह देवनागरी में नहीं होता है। जैसा लिखा होता है वही बोलना होता है। ठीक है। तो यह वैज्ञानिक भाषा की एक विशेषता है। फिर अंग्रेजी भाषा में वर्तनी की समस्या को सुलझाने के लिए देवनागरी पर आधारित देवग्रीक लिपि प्रस्तावित की गई है। अंग्रेजी में भी वर्तनी को दूर करने के लिए देवग्रीक लिपि प्रयोग है, तो वो भी एक बड़ी बात है। फिर कंप्यूटर पर यूनिकोड द्वारा देवनागरी में लिखे गए लेख किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। तो यह एक विशेषता रही हुई है। तो वैसे तो देखें तो हमारी देवनागरी लिपि जो है उनकी बहुत विशेषताएं है वह दी गई है। इस तरह मुख्य मुख्य बात यह हमारी रहेगी। और इनमें देखें तो हमने क्या क्या देखा कि एक तो राष्ट्रभाषा के बारे में देखा, राजभाषा के बारे में देखा, मानक भाषा के बारे में देखा, फिर देखा हमने लिपि ध्वनियों को लेकर। तो यह मुख्य बातें देखी, बाकी की भी आपको मिल जाएगी, यानी कि आप देखेंगे आगे जो अभी मैं वीडियो एक प्ले कर रहा हूँ। ठीक है। तो उस वीडियो में भी देख लीजिएगा तो और समझ में आ जाएगा। थोड़ी कुछ बातें अभी मैंने जो ज़रूरी नहीं छोड़ी हुई है तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ही
हमारा ये लेक्चर ख़त्म करेंगे। आपको तो वीडियो देखना है और समझना है, ठीक से मन में बिठा लेना है, ठीक है। तो यह रहेगा हमारा यह भाषा विचार को लेकर, भाषा को समझने को लेकर हमारा चैप्टर, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। भाषा विचार। बच्चों, आज हम भाषा के विषय में जानेंगे और समझेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद हैं, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा की जानकारी, मानक भाषा किसे कहते हैं, बोली व उपभाषा में क्या अंतर है, लिपि किसे कहते हैं, साहित्य किसे कहते हैं और व्याकरण का क्या अर्थ है। बच्चों, आओ समझें। सुरुचि, तुम मंच पर गीत सुनाने के लिए तैयार हो? जी मैम। अमन, तुम यहाँ किस लिए बैठे हो? मैम, मैं कार्यक्रम की रिपोर्ट लिख रहा हूँ, मुझे आज ही यह रिपोर्ट देनी है। इस दृश्य में सभी लोग अपने मन के भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। इन भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम ही भाषा है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना अथवा अभिव्यक्त करना। भाषा। यहाँ सुनीता केवल संकेतों का प्रयोग कर अपने दोस्तों को अपने मन के भावों को बता रही है। सुनीता, बच्चों, क्या आप सुनीता की बात को पूर्णतः समझ पाए? अतः संकेतों द्वारा मनोभावों को प्रकट करना भाषा नहीं कहलाता, क्योंकि इसमें पूरी बात समझ में नहीं आती। अर्थात भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान करता है। भाषा के भेद। मुख्य रूप से भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा। पहला, मौखिक। आओ समझें। सुनैना, माताजी, पिताजी, हमें अध्यापिका ने कक्षा में आकर बताया कि इस बार ग्रीष्मावकाश में विद्यालय की ओर से छात्रों को ऊटी ले जाया जाएगा। माता पिता ने उसकी बात ध्यान पूर्वक सुनी और उसे ऊटी जाने की अनुमति दे दी। यहाँ अध्यापिका तथा सुनैना ने अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुँचाई और छात्रों तथा माता पिता ने उसकी बात सुनकर समझी। यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है तथा श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। दूसरा, लिखित भाषा। यहाँ सुनैना ऊटी की यात्रा का अनुभव गृह कार्य में लिख रही है। बाद में अध्यापिका ने पढ़कर गृह कार्य का मूल्यांकन किया। यहाँ सुनैना ने लिखकर अपने अनुभवों को व्यक्त किया तथा अध्यापिका ने पढ़कर उसकी बात समझी। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है। बच्चों, आओ भाषा के विषय में थोड़ा और जानें। मातृभाषा। मातृ जमा भाषा अर्थात माँ द्वारा प्राप्त भाषा। वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। यदि माँ गुजराती बोलती है तो बालक की मातृभाषा गुजराती होगी। राष्ट्रभाषा। राष्ट्र जमा भाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70% निवासियों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है। अतः हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। राजभाषा। राज जमा भाषा अर्थात राजकाज की भाषा। वह भाषा
जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है, राजभाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। संपर्क भाषा, संपर्क जमा भाषा अर्थात संपर्क की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं। भारतीय संविधान में 22 प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। मानक भाषा। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए इस पर बोलियों तथा उपभाषाओं का प्रभाव पड़ता रहता है। कौन सा रूप शुद्ध तथा मानक है, यह जानने में कठिनाई का अनुभव होता है। इस कारण भाषा में एक रूपता की आवश्यकता पड़ती है। भाषा के जिस रूप को शिक्षित जनों द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकृत किया जाता है, वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। उदाहरण: अमानक रूप, मानक रूप। ध, अंत, अंत। संबंध, संबंध। बोली व उपभाषा। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। यह भाषा का अल्प विकसित रूप होता है। सभी बोलियों में केवल खड़ी बोली का विकास होता गया और उसने आधुनिक हिंदी भाषा का रूप ले लिया। अतः बोली भाषा का अल्प विकसित रूप जरूर है, परंतु उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। उपभाषा। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब वह उपभाषा बन जाती है। एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। अवधी, ब्रज तथा राजस्थानी बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी और इनका क्षेत्र भी बड़ा था, अतः ये उपभाषाएं बन गईं। जब उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, तब वह भाषा का रूप ले लेती है। हिंदी उपभाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। उपभाषाएं: बोलियां, पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी, पहाड़ी हिंदी, गढ़वाली, कुमाऊनी, मागधी, मगही, भोजपुरी, अंगिका। लिपि: उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। कुछ भाषाएं व लिपियां। भाषा, लिपि: मराठी, नेपाली, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी। साहित्य: किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। इसमें ज्ञान व अनुभव की बातें निहित होती हैं। साहित्य 2 प्रकार का होता है: गद्य साहित्य तथा पद्य साहित्य। गद्य साहित्य: जब साहित्यकार साधारण रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो वह गद्य साहित्य कहलाता है। जैसे गद्य, पत्र, संस्मरण, निबंध, नाटक, लेख, उपन्यास, कहानी, जीवनी। पद्य साहित्य: जब साहित्यकार अपने विचार तुकबंदी अथवा लय द्वारा व्यक्त करते हैं, तब वह पद्य साहित्य कहलाता है। जैसे दोहा, छंद, कविता, साखी, गीत, पद। व्याकरण: आपने यह जाना कि वर्णों के व्यवस्थित मेल से शब्द, शब्दों के व्यवस्थित मेल से वाक्य तथा वाक्यों के व्यवस्थित मेल से भाषा बनती है। यदि ये व्यवस्थित न हो, तो भाषा अर्थपूर्ण नहीं होगी।
किस वर्ण, शब्द तथा वाक्य का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, इसका ज्ञान व्याकरण कराता है। अर्थात व्याकरण भाषा के नियम निर्धारित करता है। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण के अंग वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। आओ दोहराएं। देश के अधिकांश निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। राजभाषा का प्रयोग देश के प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा का रूप मानक भाषा कहलाता है। बोली भाषा का अल्प विकसित व क्षेत्रीय रूप होती है। उपभाषा बोली का विस्तृत रूप होती है। लिपि ध्वनियों को लिखने की विधि होती है। साहित्य किसी भाषा का संचित ज्ञान कोश होता है।